चलिए अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे कि संघीय व्यवस्था के उद्देश्य क्या होते हैं और आदर्श संघीय सरकार किसे कहा गया है, विश्व के अंदर संघीय सरकार के गठित होने के तरीके कौन कौन से हैं, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है और केंद्र शासित प्रदेश किन्हें कहा जाता है। साथ साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि संविधान के द्वारा जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा हुआ है, उस बंटवारे में उनको जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, क्या उन अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है। ये सारी बातें जो है अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब हम पहले शुरू करते हैं कि संघवाद के उद्देश्य क्या है। जब संघवाद के उद्देश्य की बात करते हैं तो संघवाद के दो उद्देश्य बताए गए हैं, जिनमें से पहला उद्देश्य है कि देश के अंदर जो एकता है उस एकता को सुरक्षा प्रदान करना प्लस उस एकता को बढ़ावा देना संघवाद का पहला उद्देश्य माना गया है। और हम दूसरे उद्देश्य की बात करें तो संघवाद का दूसरा उद्देश्य है कि जो देश के अंदर क्षेत्रीय विविधताएं हैं उन विविधताओं को पूरा सम्मान देना। अगर अलग अलग जातीय समूह के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो उन्हीं सभी धर्मों को, उन्हीं सभी जातीय के लोगों को जो है पूरा सम्मान देना संघवाद का दूसरा उद्देश्य माना गया है। अब शुरू करते हैं कि किस देश की सरकार को एक आदर्श संघीय सरकार कहेंगे। कहते हैं कि जिस भी देश के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंदर जो अधिकारों का बंटवारा हुआ है, उन बंटवारों में दोनों स्तरों की सरकार की सहमति का होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस देश के अंदर इन विभिन्न स्तरों की सरकार में जो अधिकारों का बंटवारा हो रखा है, उन बंटवारों में अगर दोनों की सहमति है तो वो एक आदर्श संघीय सरकार है। इसके साथ साथ हम एक आदर्श संघीय सरकार उस देश की सरकार को भी कहेंगे जहां पर विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच में भरोसा होगा। किस प्रकार का भरोसा? कि उनको जो अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं वो अधिकार क्षेत्र उनको मान्य होंगे। तो जिस देश के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में भरोसा है कि उनको जो अधिकार क्षेत्र हैं दिए गए हैं वो उन अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे, तो वही एक आदर्श संघीय सरकार है। और आज हम देखें तो विश्व के कई सारे देशों ने संघीय शासन व्यवस्था को अपना रखा है, लेकिन हर देश में संघीय शासन व्यवस्था को गठित करने के तरीके अलग अलग हैं। तो आज विश्व में संघीय शासन व्यवस्था को गठित करने के या फिर इसको बनाने के दो तरीके देखे जाते हैं। पहला तरीका है साथ आकर संघ बनाना, दूसरा है साथ रहकर संघ बनाना। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो समझते हैं। पहले शुरू करते हैं साथ आकर संघ बनाना, यानी कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है? इसमें स्वतंत्र राष्ट्र आकर अपनी एक इकाई बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं साथ आकर संघ बनाना, यानी कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके एग्जाम्पल देखें तो यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और स्विट्जरलैंड है। ये ऐसे देश हैं जिन्होंने साथ आकर जो है संघ बनाया है और एक संघीय शासन व्यवस्था को स्थापित किया। अब शुरू करते हैं साथ रहकर संघ बनाना, यानी होल्डिंग टुगेदर। इसमें क्या होता है? इसमें एक विशाल देश जो है अपने देश की विविधता को देखते हुए राज्यों को एक साथ गठित करता है। यहाँ पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है, जैसे कि भारत हो गया, बेल्जियम हो गया, स्पेन हो गया, ये इसके उदाहरण हैं। कभी कभार जो है इसमें केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्राप्त होती है राज्य सरकार की तुलना में। अब बात करेंगे भारत में संघीय व्यवस्था की। अगर हम भारत की संघीय व्यवस्था की बात करें तो ये व्यवस्था कब आई थी? जब हम आज़ाद हुए। तो आज़ाद कब हुए थे हम? 1947 में। और ये वो समय था जब भारत को आज़ादी मिली थी एक बड़े महाध्वंस के बाद, एक होलोकास्ट के बाद, जब भारत में कई सारे लोगों का रक्षसंहार किया गया था। इस रक्षसंहार के बाद हम देखें तो भारत ने स्वयं को लोकतंत्र देश घोषित किया था और भारत एक संघीय देश भी बना था। इस संघीय देश की बात करें तो संविधान के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी अलग अलग अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों को 3 सूची में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपका कॉन्करेंट लिस्ट। यानी संविधान के अंदर हमारे इन सरकारों को, जो विभिन्न स्तर की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनको अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। अगर हम संघ सूची की बात करें तो इसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ये सारे विषय जो हैं संघ सूची में शामिल किए गए हैं। संघ सूची के अंदर जितने भी विषयों का वर्णन किया गया है उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची के अंदर आपका पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसी व्यवस्था शामिल हो गई। यानी राज्य सूची के अंदर जितने भी विषयों का वर्णन हो रखा है
उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के पास है। अब बात करते हैं समवर्ती सूची की, यानी कॉन्करेंट लिस्ट की। इनमें कौन कौन से विषय शामिल हैं? इनमें विवाह हो गया, वन हो गया, शिक्षा हो गया, गोद लेना हो गया, उत्तराधिकारी जो है हो गया। ये सारे विषय आपके समवर्ती सूची में यानी कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किए गए हैं और इन अधिकारों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का नियंत्रण है। ये सारे अधिकार इन दोनों स्तर की सरकारों को दिए गए हैं और यदि इन विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कोई कानून बनाना होगा तो इन दोनों सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यदि किसी कानून पर या किसी विषय के कानून पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किसी भी प्रकार का या फिर किसी भी तरह का कोई टकराव होता है तो उस टकराव में केंद्र सरकार को ज़्यादा मान्यता दी जाएगी। अब तक हमने देखा कि भाई हमारे संविधान के अंदर जितने विषय थे उन सभी विषयों को जो है कि आपके संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो है विभाजित कर दिया गया। लेकिन संविधान हमारा बनकर जब तैयार हो गया था, जब उसकी घोषणा कर दी गई थी तो वो तो 1950 का समय था। लेकिन संविधान बनने के बाद तो हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर कई सारे विषय आए हैं। तो उन विषयों को किस सूची में शामिल किया जाए? जैसे कि हम बात कर लें सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर लें तो कहते हैं कि आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है आपके संविधान के बनने के बाद आया था, यानी संविधान बनने के बाद जो है इस प्रकार के विषय शामिल आए थे। तो इन सारे विषयों को किस सूची में शामिल किया जाए? तो भाई कहा गया है कि ऐसे विषय जो अब आधुनिक समय में सामने आ रहे हैं, आपके संविधान बनने के बाद आ रहे हैं, तो उन विषयों को जो है बाकी बचे विषय कहा जाएगा, यानी सब्सिडियरी सब्जेक्ट जो है इनको कहा जाएगा और इन विषयों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। हम भारत की संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, संघीय सरकार की बात करते हैं, जिसके अंदर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्रों को 3 सूची में शामिल किया गया, उनकी 3 लिस्टें जो है बनाई गई। लेकिन भारतीय संघ के अंदर कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनको अभी भी जो है विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। ये वो छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते जो है स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते और इन्हें किसी मौजूदा प्रांत के अंदर मिलाना भी संभव नहीं है। ऐसे इलाकों में दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, ये सारे वो प्रदेश हैं जो अपने आकार के चलते ना तो स्वतंत्र प्रांत बन सकते हैं और ना ही ये किसी मौजूदा प्रांत का हिस्सा बन सकते हैं। तो इन प्रांतों पर जो है नियंत्रण का अधिकार केंद्र को प्राप्त हुआ है और इसी वजह से इन सभी क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। और अब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान के अंदर जो केंद्र और राज्य सरकार को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं तो क्या वो अपने इन अधिकारों में किसी तरह का बदलाव कर सकते हैं? अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद भी इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव के लिए पहले संसद के दोनों सदनों से कम 1/3 बहुमत की मंजूरी प्राप्त होनी चाहिए। कम से कम आधे से अधिक राज्य की विधानसभाओं से भी मंजूर करवाना होगा, तभी जाकर किसी भी तरह का जो है इन अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है।